पूरे ससुराल से भिड़ने वाली दो अमीर ननंद। शहर के सबसे वीआईपी और महंगे कहलाने वाले इलाके की एक बेहद पॉश कॉलोनी में शहर के रईसों के बड़े बड़े बंगले बने थे, जिनमें कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक जयचंद कपूर के तीनों बेटों के आलीशान बंगले भी शान से खड़े थे। आज जयचंद जी के सबसे बड़े बेटे अजय कपूर के घर फैमिली गेट टुगेदर था, जहां तीनों भाइयों का परिवार इकट्ठा हुआ था। इंतजाम तो बड़ा ही शानदार हुआ है भाभी। वैसे आपके इस टैलेंट की तो दाद देनी पड़ेगी। पार्टी चाहे छोटी हो या बड़ी, आप काफी अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। वो तो है भाई, पार्टी की रौनक तो देखने लायक है, लेकिन भाभी अब इस रौनक में चार चांद कब लगा रही हैं आप? मतलब? अरे मतलब हम प्रियांशु की बीवी की बात कर रहे हैं। प्रियांशु की शादी कब करवा रही हैं आप? अब देखिए ना, उससे छोटे आशीष और हिमांशु की शादी भी हो गई, दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेटल भी हो गए, और हमारी फैमिली के सबसे बड़े बेटे की शादी की शहनाई बजना अभी तक बाकी है। मैं तो कब से उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रही हूँ कि इस घर की दहलीज पर मेरे प्रियांशु की पत्नी के शुभ कदम पड़े। तो फिर देर किस बात की है भाभी? देर प्रियांशु की तरफ से ही है। मैं उससे जब भी शादी की बात करती हूँ, बस यही कहकर टाल देता है कि मम्मा अभी तो करियर बनाने का समय है, थोड़ा और सेटल हो जाऊँ, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। ये क्या बात हुई? भाई साहब का इतना जमाया बिजनेस है, शहर के बड़े रईसों में हमारे परिवार का नाम है, उसे करियर के पीछे भागने की क्या जरूरत है? अब हमारे आशीष और हिमांशु भी तो अच्छे से बिजनेस संभाल ही रहे हैं ना, उन्होंने भी तो सही वक्त पर शादी कर ली। सही कह रही हो तुम दोनों। मैं अब जल्दी से जल्दी हिमांशु के सर पर सेहरा सजाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तीनों बहुओं की बातचीत सुनकर शारदा देवी उनके पास आती हैं और रबाबदार आवाज में कहती हैं, आज पहली बार मैं अपने दोनों बहुओं की बात से सहमत हुई हूँ। नंदिनी, तुम्हें प्रियांशु को समझाना चाहिए कि करियर, पैसा और सुख किस काम का जब समय पर शादी ही नहीं होगी। सही कह रही हैं आप माँ जी, मैं समझाऊंगी प्रियांशु को। नंदिनी की दोनों बेटियां काजल और सेजल वहीं पर सोफे पर बैठकर अपना फोन देखने में मगन थीं। उसी समय हैवी ज्वेलरी और डिजाइनर साड़ी में लिपटी गायत्री की बहू कोमल और लता की बहू सुहानी हील्स खटखटाते हुए वहां आ जाती हैं और दोनों के पास बैठ जाती हैं। तुम दोनों इतना सिंपल क्यों रहती हो? हाई सोसाइटी की लड़कियां हो भाई, थोड़ा मॉडर्न टच और क्लास लाओ अपनी ड्रेसिंग में। कपूर खानदान की बेटियां हो, डिजाइनर कपड़े पहना करो, वरना हमारे हाई क्लास सर्कल में कोई नोटिस नहीं करेगा तुम दोनों को। ये एक नॉर्मल फैमिली गेट टुगेदर है भाभी, कोई रेड कार्पेट इवेंट नहीं। इतना क्या सोच रही हैं आप? यहाँ हम सब फैमिली मेंबर्स एंजॉय करने के लिए मिले हैं, ना कि किसी को नोटिस या इम्प्रेस करने के लिए। बस आप दोनों की तो आदत ही है शो ऑफ करने की। आपको तो बस मौका ही मिलना चाहिए अपनी ब्रांडेड लाइफस्टाइल का दिखावा करने का। हाँ तो क्यों ना करे दिखावा, आखिर कपूर खानदान की बहुओं का भी तो कोई रुतबा और शान है। ये लग्जरी लाइफस्टाइल सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि हमारे खानदान की पहचान है। और तुम जिससे शो ऑफ कहती हो ना, दुनिया उसे स्टैंडर्ड कहती है। ये कहकर कोमल और सुहानी हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। कोमल के डिजाइनर ब्लाउज का गला कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है और साड़ी का पल्लू भी उसने ठीक से नहीं लिया होता है, जिसे देखकर गायत्री उसके पास आती है और धीरे से कहती है, कोमल बेटा, तुम पल्लू को अच्छे से पिन अप कर लो। देखो यहाँ फैमिली के सभी बड़े हैं, अच्छा नहीं लगता है बेटा, दादी जी क्या सोचेंगी? मम्मी जी प्लीज, अब आप अपना आदर्श बहू वाला लेक्चर सुनाने मत बैठ जाइएगा। मॉडर्न कपड़ों को मॉडर्न तरीके से ही पहना जाता है। आपके इन दकियानुसी विचारों से अब मुझे सफोकेशन होने लगता है। ठीक है बेटा, समझाना मेरा काम है, आगे तुम्हारी मर्जी। इधर एक नौकर से गलती से जूस का ग्लास नीचे गिर जाता है और उसके कुछ छींटे सुहानी की साड़ी पर गिर जाते हैं। वो उसे जोर से डांटने लगती है। पास खड़ी लता उसे टोकते हुए धीरे से समझाती है, बेटा जरा आप आहिस्ता बोलो, यूँ सबके सामने जोर जोर से चिल्लाकर बोलना अच्छा नहीं दिखता है। मम्मी जी, मुझे पता है कि किससे कैसे बात करनी है। आप ना मुझे ये छोटे बच्चों की तरह उंगली पकड़कर सिखाने मत लग जाया करो। आपकी ये छोटी छोटी बातों पर रोका टोकी करने की आदत मुझे बहुत इरिटेट करती है। दोनों ही सासों को अपनी अपनी बहुओं का यूं बदतमीजी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो नंदिनी के पास जाकर धीरे से कहती है, भाभी आप ना अपनी बहू खूब सोच समझ कर लाइएगा, हमारी बहुओं की तरह नहीं जिन्हें बड़ों से बात तक करने की तमीज नहीं है। इन्हें तो कुछ भी समझाने जाओ तो उल्टा जवाब हाजिर रहता है। पार्टी खत्म होती है और सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। प्रियांशु अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और नंदिनी, काजल और सेजल उसके कमरे में आती हैं। नंदिनी कहती है, प्रियांशु,
बेटा अब तुम 28 साल के हो गए हो, अब तो शादी के लिए मान जाओ। आज तो तुम्हारी दादी जी और दोनों चाचियाँ भी यही बात कर रही थी। घर में सभी यही चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मम्मा फिर वही टॉपिक। तुमसे दोनों छोटे भाइयों की शादियाँ हो गई है, तुम कब तक यूँ करियर के पीछे भागते रहोगे? मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं लड़कियाँ देखना शुरू कर रही हूँ। भैया प्लीज मान जाइए ना, अपनी भाभी को लेकर कितने अरमान है हमारे। हाँ भैया, देखना हम अपनी भाभी को अपने पलकों पर बिठा के रखेंगे। लोग कहते हैं ना कि नंदे बुरी होती है, हम दुनिया की सबसे अच्छी ननंद बनकर दिखाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, अब शेख चिल्ली की तरह सपने मत सजाओ मेरी बहनों। मुझे बस थोड़ा और समय दे दो, समय आने पर मैं खुद आप लोगों से कह दूंगा। फिलहाल प्लीज ये टॉपिक यहीं पर क्लोज कर दीजिए ना प्लीज। प्रियांशु को समझाकर तीनों अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर फिर वही टॉपिक छिड़ जाता है। शारदा देवी नंदिनी से पूछती है, नंदनी बेटा, तुमने बात कर ली ना प्रियांशु से? जी कर ली है। तो फिर क्या सोचा है तुमने प्रियांशु, कब करना है शादी? आप लोगों के पास मेरी शादी के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है क्या बात करने के लिए? मैंने कह दिया ना कि सही समय आने पर मैं खुद आप लोगों से कह दूंगा। ठीक है, जब तुम्हें लगेगा तब हमें बता देना, लेकिन अब ज्यादा देर मत करना बेटा। और हाँ, आज याद से एनजीओ चले जाना, हमें डोनेशन देना है ना, वहाँ आज ही देकर आ जाना। हाँ जी पापा, मैं पहले वहीं चला जाता हूँ, बाद में ऑफिस जाऊँगा। प्रियांशु डोनेशन का चेक लेकर सीधे अनाथालय जाता है। वो जब भी यहाँ आता था कुछ समय बच्चों के साथ ज़रूर बिताता था। आज भी ऑफिस में चेक देने के बाद वो वहीं रुक गया था। तभी उसकी नज़र आंगन में चटाई बिछाकर बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही एक लड़की पर पड़ती है और वो वहाँ की मैनेजर से उसके बारे में पूछता है। ये लड़की कौन है आंटी? इसे पहले कभी नहीं देखा यहाँ। ये सुप्रिया है, यही पास ही में रहती है, गरीब है बेचारी। इसकी भाभी भी यही काम करती थी, उसी ने इसे काम पर रखवाया है। अच्छा, वैसे बच्चों को खेल खेल में सिखाने का तरीका काफ़ी अच्छा है इसका। हाँ बेटा, इसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण बेचारी बस 10वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई। अब बच्चों को पढ़ाकर अपना शौक पूरा कर रही है बेचारी। ओह, बेचारी किस्मत की मारी है। वैसे पर्यावरण से भी बहुत प्यार है इसे। हमारे यहाँ जितने भी अवेयरनेस कैंपेन होते हैं सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। प्रियांशु सुप्रिया को गौर से देख रहा था। उसके समझाने और पढ़ाने का अंदाज इतना अच्छा था कि क्लास खत्म होने तक वो वहीं बैठा रह गया। कुछ देर के बाद सुप्रिया घर के लिए निकल गई। प्रियांशु भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और उसके घर का नज़ारा देखकर दुखी हो जाता है। काफ़ी टूटा फूटा छोटा सा घर है। एक पुरानी चारपाई पर सुप्रिया के अपाहिज पापा लेटे हैं। माँ पंखा चल रही है, भाभी खाना बना रही है और भाई बाहर गया है। बेटा हाथ मुंह धोकर आजा, अब तेरी भाभी गरम रोटियां उतार रही है, खा ले, थक गई होगी ना। वहाँ सब इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना मम्मी, उनके साथ ना तो समय का पता चलता है और ना ही थकावट का एहसास होता है। सुप्रिया अचार के साथ रोटी खा लेती है और नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर चुपचाप लेट जाती है। प्रियांशु भी अपने घर लौट जाता है, लेकिन सुप्रिया की सादगी और सरलता ने उसके मन में जगह बना ली थी। अब वो हर दिन बच्चों से मिलने के बहाने अनाथालय जाने लगता है। सुप्रिया और उसमें थोड़ी बातचीत भी शुरू हो जाती है। एक दिन प्रियांशु उससे साफ साफ पूछ लेता है, सुप्रिया, मुझे लाग लपेट करके बातें करने की आदत नहीं है। मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ लेता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप मुझसे शादी के लिए क्यों पूछ रहे हैं? आपको मेरे बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है शायद। मैं एक बेहद गरीब परिवार की लड़की हूँ। आप मेरे परिवार की हालत नहीं जानते हैं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अमीरी गरीबी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। आपके लिए मायने नहीं रखती होगी, लेकिन आपके परिवार वाले, क्या आपके परिवार वाले मेरे जैसी गरीब घर की लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे? अरे तुम उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं मना लूंगा। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है, फिर आपके जैसे लड़के से शादी करने में मुझे क्या दिक्कत होगी, बल्कि मेरे तो नसीब ही खुल जाएंगे। सुप्रिया से हाँ मिलते ही प्रियांशु घर आता है और खुश होकर सबसे कहता है, मम्मी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं केवल अपनी ही पसंद की लड़की से शादी करूँगा। बिल्कुल, तुम शादी उसी से करना बेटा जिसे तुम पसंद करते हो। हम तुम पर ना तो अपनी पसंद थोपेंगे और ना ही तुम्हें अपनी पसंद से शादी करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन मम्मी, मुझे जो लड़की पसंद है वो शायद आपको पसंद ना आए। फिर भी मैंने सोच लिया है कि शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। और आपको पता है ना कि एक बार मैं जो ठान लेता हूँ बस ठान लेता हूँ।
अब जल्दी बता दे बेटा, टेंशन क्यों दे रहा है? मम्मी दादी, उसका नाम सुप्रिया है। बड़ी ही सादी और सिंपल लड़की है। हम जिस अनाथालय में डोनेशन देते हैं ना, वो वहीं पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन प्रियांशु सुप्रिया के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर नंदिनी टेंशन में आ जाती है और कहती है, पूरे शहर में तुम्हें बस ये अनपढ़ और गरीब लड़की ही मिली थी बेटा। अपने स्टेटस का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था तुम्हें। मैं सोसाइटी को कैसे फेस करूंगी? और तुम्हारी दोनों चाचियाँ, वो क्या कहेगी? उनकी बहुएं तो मेरा जीना हराम कर देगी। उनकी बातों से हमें क्या लेना देना है मम्मी? आपके लिए वो लोग ज्यादा मायने रखते हैं या फिर मैं? ये कैसा सवाल है बेटा? जाहिर सी बात है कि मेरे लिए तू ज्यादा मायने रखता है। तो फिर बस, अगर आपके लिए मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ तो आप इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए, वरना मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा और जिंदगी भर कुंवारा ही रहूँगा। प्रियांशु के इस फैसले से सबको हैरानी होती है और सभी मिलकर उसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रियांशु अपनी जिद पर ऐसे अड़ जाता है कि उसे हिलाना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार सब मान जाते हैं। दोनों बहनें खुश होकर प्रियांशु से कहती हैं, हम दोनों आपके लिए बहुत खुश है भैया। आपने कम से कम अपने लिए स्टैंड तो लिया। वैसे आपकी पसंद और आपके डिसीजन पर हमें पूरा भरोसा है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों अपनी भाभी की ढाल बनकर रहेंगे। चाची और उनकी बहू हमारी भाभी को कुछ नहीं कह पाएंगी। हम दोनों अपनी भाभी के लिए सबसे लड़ जाएंगे। हम अपनी भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और उनके मान सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। दूसरे भी उन्हें मान दे, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी। हाँ, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तीनों परिवारों के लोग सुप्रिया के घर उसका रिश्ता मांगने जाते हैं। उनके हालात देखकर दोनों चाचियों का मुंह बन जाता है और कोमल और सुहानी को हंसने का मौका मिल जाता है। सुप्रिया की भाभी सबके लिए चाय लेकर आती है, तब उसे सुनाई दे इस तरह से सुहानी कोमल से कहती है, भाभी, ये घर है या घोंसला? कितना छोटा सा है। हमारे यहाँ तो बाथरूम भी इससे बड़े होंगे। सही कह रही है तू। हमारे और इनके स्टेटस में कहीं से कहीं तक कोई बराबरी नहीं है। कहाँ ये छोटा सा अजायब घर और कहाँ हमारा महल। सुप्रिया की भाभी को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सुप्रिया के परिवार के साथ बातचीत करने के बाद उसके घर से निकलकर अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठते ही कपूर परिवार के व्यंग और मजाक का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा क्या देख लिया भाई प्रियांशु तूने इस लड़की में? कहाँ हमारा परिवार और कहाँ वो लोग? बैठने की जगह तक नहीं थी उनके यहाँ। दीवारों पर सीलन देखी थी, कितनी ज्यादा थी। मुझे तो वहाँ बैठने में ही डर लग रहा था, जाने कब कोई दीवार भर भरा कर गिर जाए। वैसे बस लड़की में एक ही क्वालिटी थी कि वो दिखने में सुंदर है, लेकिन सुंदरता के अलावा और भी तो बातें मिलना चाहिए ना। पता नहीं भैया को ऐसा क्या पसंद आ गया सुप्रिया में। भैया को भाभी के संस्कार पसंद आए हैं। सुंदरता के अलावा हमारी होने वाली भाभी में संस्कार कूट कूट कर भरे हैं भाभी, जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बातों बातों में घर आ जाता है और दोनों ननदों ने सबको ये जता दिया था कि हमारे होते हुए हमारी भाभी को कोई कुछ नहीं कह सकता है। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और सुप्रिया घर की बड़ी बहू बनकर घर में गृह प्रवेश करती है। सुप्रिया अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर आई होती है, जिसे देखकर लता तंज कसती है। बहू तो एकदम खाली हाथ ही चली आई भाभी। दहेज कहाँ है भाई? कुछ भी लेकर नहीं आई क्या अपने साथ? लगता है आपको जानकारी नहीं है, लेकिन दहेज लेना देना कानूनी अपराध है चाची जी। और दहेज तो वो मांगते हैं जिनके घर में किसी चीज की कमी हो। फिर संस्कार तो लेकर आई रही है ना भाभी अपने साथ, जिसकी आपके घर में अभी तक कमी है। और बस हमारे भैया के लिए एक अच्छे जीवन साथी की कमी थी। भाभी ने आकर वो कमी भी पूरी कर दी। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी दोनों ननदों का प्यार देखकर सुप्रिया के मन से सारा डर निकल जाता है और वो खुश होकर मन ही मन सोचती है, मेरी दोनों नंदे कितनी अच्छी हैं। मुझे तो डर था कि पता नहीं ये लोग मेरे साथ कैसे बर्ताव करती। इतने बड़े और अमीर खानदान की लड़कियां होकर भी घमंड तो इन्हें जैसे छू भी नहीं पाया है। गृह प्रवेश के बाद दोनों परिवार अपने घर लौट जाते हैं। काजल और सेजल सुप्रिया को उसके कमरे में छोड़ने जाती है और कहती है, भाभी आपने हमारी दोनों चाचियों और उनकी बहुओं की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। हाँ भाभी, उनकी तो आदत ही है कि हमेशा बस अपनी दौलत और स्टेटस का शो ऑफ करने की। उनकी बातों को एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। फिर उन्हें जवाब देने के लिए हम दोनों हैं ना, आप चिंता मत कीजिए। और चलिए, अब आप भी बहुत थक गई होगी, आराम से सो जाइए। अगले दिन शाम को मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसके कारण नंदिनी सुबह से परेशान रहती है और शारदा जी के पास जाकर कहती है, मम्मी जी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। शाम को हम सबको क्या बताएंगे मम्मी जी? बहू गरीब है ये तो ठीक है, लेकिन इतना कम पढ़ी लिखी है, ये कैसे बताएंगे? इसमें घबराने की क्या बात है बहू? अब जो हकीकत है वो तो है, हमें उसे अच्छे से स्वीकार करना चाहिए।
दादी बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। हमें लोगों की बात को भाव देने और उनके सवालों से घबराने के बजाय सुप्रिया भाभी के साथ डटकर खड़ा होना चाहिए। हमें तो भाभी की ढाल बनकर खड़ा होना चाहिए। हमें तो लोगों के सवालों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए मम्मी, ना कि उन लोगों की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। तुम दोनों तो बस अपनी भाभी के नाम की माला ही जपने लग गई हो। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है उसने तुम पर। दोपहर को सबका खाना होने के बाद नंदिनी सुप्रिया से कहती है, सुप्रिया बेटा, तुम्हें पता है ना कि आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, तो बेटा यहाँ के रिवाज के अनुसार तुम्हें अपने मायके की साड़ी ही पहननी होगी। तुम कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना। ठीक है मम्मी जी, लेकिन नंदिनी सुप्रिया की बातें सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। वो परेशान होकर मायके से लाई 2-3 साड़ियों को देखते हुए सोचती है, ये सभी साड़ियाँ बिल्कुल भी यहाँ के हिसाब से नहीं है। मैं इन्हें पहनकर मेहमानों के सामने कैसे जाऊंगी? भाभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ मुंह दिखाई की रस्म में मायके की ही साड़ी पहनने का रिवाज है, तो आपके पास जो भी साड़ी हो वो पहन लीजिए और अपने आप को और अपनी चीजों को कम मत समझिए। आपकी साड़ी सादी है तो क्या हुआ, अच्छी तो है। सुप्रिया को तसल्ली देने के बाद काजल और सेजल उसे काफी अच्छे से तैयार कर देती हैं। सुप्रिया जब तैयार होकर आती है तो मुंह दिखाई की रस्म में आई हुई सभी महिलाएं उसकी सादी सी साड़ी देखकर हैरान रह जाती हैं और सुहानी और कोमल को तंज कसने का मौका मिल जाता है। पाए जी, सुप्रिया की साड़ी तो बड़ी अच्छी है। कौन से डिजाइनर से बनवाई है? हमें भी तो बताओ ताकि हम भी ऐसी ही सुंदर साड़ी बनवा सकेंगे। ये भाभी की डिजाइनर साड़ी नहीं है, ये तो उनकी मम्मी की साड़ी है, जो लाखों डिजाइनर साड़ियों से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। आप नहीं समझोगी इसकी कीमत। और आजकल तो यही ट्रेंड है कि लड़की अपनी शादी में अपनी माँ की साड़ी पहनना पसंद कर रही है। इससे माँ बेटी के बीच एक इमोशनल धागा बंधा रहता है। ये कैसे इमोशनल धागा है? पुराने कपड़ों से ऐसा भी क्या अटैचमेंट? कहीं से लग रही है क्या ये कपूर खानदान की बहू है? शादी इनकी हुई है और इससे अच्छे कपड़े तो बाकी सब ने पहन रखे हैं। कहीं से भी कपूर खानदान को शोभा नहीं दे रहे हैं इसके कपड़े। शोभा दे चाहे ना दे, अब ये हमारे भाई की पसंद है और कपूर खानदान की बड़ी बहू है और यही सच्चाई है। ये आप दोनों से रिश्ते में बड़ी है और इनका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन नंदिनी काजल और सेजल से अकेले में कहती है, बेटा हम लोग ऐसा करते हैं कि आज सुप्रिया को मॉल लेकर जाते हैं और कुछ अच्छी साड़ियाँ दिलाकर लाते हैं। हमारे यहाँ कोई ना कोई आता जाता रहता है, अब उसके लिए भी अच्छे कपड़ों की जरूरत है। हाँ मम्मी, हम आज ही भाभी को मॉल लेकर जाते हैं और उनके लिए अच्छी साड़ियाँ लेकर आते हैं। सुहानी और कोमल से भी पूछ लेना, हम लोग उन्हें छोड़कर चली गई तो दोनों पीछे से किरपिर करेंगी। ठीक है मम्मी। सुहानी और कोमल भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं और दोपहर को सब तैयार होकर मॉल में आते हैं। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो लोग एक बड़ी सी साड़ी की दुकान पर आती हैं। काजल सुप्रिया की तरफ इशारा करते हुए दुकानदार से इंग्लिश में कहती है, भैया शो सम ब्यूटीफुल साड़ीज फॉर हर। कुछ साड़ियाँ दिखाने के बाद दुकानदार सुप्रिया से इंग्लिश में पूछता है, सो विच कलर यू वांट मैम? जी क्या? भैया इन्हें इंग्लिश नहीं आती है, आप इनसे हिंदी में ही बात कीजिए। वैसे सुप्रिया, तुम्हें डिजाइनर साड़ी तो पहना देंगे हम, लेकिन तुम्हारे इंग्लिश के नॉलेज का क्या करेंगे? हाँ, तुम तो पढ़ी लिखी ही नहीं हो, तुम्हारे पास डिग्री तो छोड़ो, तुम तो ढंग से 12वीं पास भी नहीं हो। छोड़ो, अब क्या किया जा सकता है। दुकान से कुछ साड़ियाँ खरीदकर सब बाहर निकलते हैं और सुहानी नंदिनी से हंसते हुए कहती है, ताई जी, सुप्रिया को तो ऐसी जगहों पर लेकर जाना मतलब अपनी हंसी उड़वाने जैसा है बिल्कुल। दुकान में कितना फसाद बन गया होगा हमारा। आगे से हम सुप्रिया को ऐसी जगहों पर बिल्कुल साथ में लेकर नहीं जाएंगे ताई जी। उन दोनों की बातें नंदिनी को चुप जाती हैं। वो सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर काजल और सेजल नंदिनी से नाराज होकर कहती है, मम्मी, हमने आपको कितनी बार समझाया कि आप अपनी बहू की साइड लिया कीजिए। ये लोग बोलती हैं और आप इन्हें जवाब देने के बजाय बस सिर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। और हमारी भाभी भी किसी से कम नहीं है। अगर हम उन्हें डिजाइनर साड़ी पहना सकते हैं तो उन्हें पढ़ा लिखा भी सकते हैं। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का जिसमें आपने बस दूसरों का अपमान करना ही सीखा हो? आखिर ऐसा क्या है तुम्हारी भाभी में भाई, और ऐसा क्या दे दिया उन्होंने तुम्हें जो तुम बस उनके गुण गाती रहती हो? उसके खुद के पास कुछ नहीं है तो तुम्हें दे ही क्या सकती हैं ये? और नहीं तो क्या, दोनों जब देखो तब उसके लिए पूरी फैमिली से पंगे लेती रहती हो। उसके लिए तुम सबसे भिड़ जाती हो। हम क्यों नहीं भिड़ेंगे हमारी भाभी के लिए? हमें अच्छा लगेगा क्या कि हमारे सामने कोई भी आकर हमारी भाभी को कुछ भी कहकर चला जाए? और आप डिजाइनर साड़ी की बात कर रही है ना, अब आप देखो कि हम अपनी भाभी के लिए कैसे एक से बढ़कर एक डिजाइनर साड़ियाँ लेकर आएंगे। मेरी बेटी एकदम सही कह रही है, इन दोनों में और सुप्रिया में बहुत अंतर है। ये दोनों तो जब देखो तब अपनी सासों की बेइज्जती कर देती है, और एक मेरी बहू बेचारी हर बात में मम्मी जी करते नहीं थकती है। सब घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन काजल और सेजल सुप्रिया के लिए एक और बड़ी दुकान से काफी सारी साड़ियाँ लेकर आती हैं।
और हॉल में बैठकर सबको दिखाती हैं। सुप्रिया खुश होकर कहती है, मैंने तो नंदो के बारे में कुछ और ही सुनकर रखा था। यहाँ तक कि मेरी सहेलियाँ भी हमेशा अपनी नंदो की बुराई ही करती रहती थी, लेकिन आप दोनों तो बहुत अच्छी हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी नंदे और इतना प्यारा ससुराल मिला है। हम अच्छे हैं क्योंकि आप अच्छी है भाभी। हम भी बुरे हो सकते थे अगर आप हमारे साथ बुरी होती तो। हम आपके लिए जो भी कर रहे हैं ये सब आप डिजर्व करती हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। अपनी जिंदगी में सबके कुछ सपने होते हैं। आपका सपना क्या है भाभी? आप क्या चाहती है जिंदगी में? अरे ये खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। फिर इसने अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार मुझे अनाथालय की मैनेजर ने ये सब बताया था। भाभी, अगर आपको मौका मिले तो अब आप पढ़ना चाहोगी? पढ़ना तो जरूर चाहूंगी, लेकिन अब ये कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है भाभी। अगर आप पढ़ना चाहोगी तो क्यों नहीं हो सकता? हम आपकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे। अब तो दोनों बहनें जी जान से सुप्रिया की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए कमर कस लेती हैं और सबसे पहले सुप्रिया का ऑनलाइन फॉर्म भरवाती हैं। लीजिए भाभी, आज तो आपका फॉर्म भी भर गया। मतलब आपकी आगे की पढ़ाई पूरी करने का रास्ता खुल गया। अब बस आप पीछे मत हटना। तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। तुम दोनों तो मेरी बहनों से भी बढ़कर हो। काजल और सेजल सुप्रिया की पढ़ाई में मदद करती हैं और उसके लिए हर सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। एक दिन जब काजल सुप्रिया को कुछ लिखना सिखा रही थी, तभी सुहानी और कोमल आ जाती हैं और मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, ये लो जी, हमने तो आज तक बच्चों को हाथ पकड़कर लिखना सीखते हुए देखा था। अब तो बड़े भी पीछे नहीं है। इस उम्र में ABCD सीखी जा रही है यहाँ तो। हाँ देखो तो भाभी, जिस उम्र में इसे अपने बच्चों को सिखाना चाहिए तो खुद ही सीखने बैठ गई हैं। क्या दिन आ गए हैं कपूर परिवार के, बहू लिखना पढ़ना सीख रही हैं। वैसे भाभी, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, और जब ये पढ़ना चाहती थी तब फाइनेंशियल कंडीशन के कारण पढ़ नहीं पाई। लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये आराम से अपनी इच्छा पूरी कर सकती है। यूँ भी पढ़ाई करना पढ़े लिखे गवारों की तरह दूसरों का मजाक उड़ाकर अपमान करने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है ना भाभी? काजल और सेजल आज दोपहर को रानी बुआ आ रही हैं। तुम्हें तो पता ही है कि वो एक बार बातें करना शुरू करती हैं तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। सुप्रिया को भी वो अपनी बातों में उलझा कर रखेंगी और 3-4 घंटों से पहले छोड़ेगी नहीं। हाँ वो तो है मम्मी, लेकिन आज तो भाभी का ऑनलाइन टेस्ट है, कैसे मैनेज होगा? तुम ऐसा करना कि थोड़ी देर बाद अपनी भाभी को किसी बहाने से ऊपर बुला लेना, ठीक है? दोपहर को रानी आती है और आदत के अनुसार बातें करना शुरू कर देती है। सुप्रिया उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती है और उनके पास बैठ जाती है। रानी तंज कसते हुए कहती है, सुना है तुमने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है? इस उम्र में तुम्हारी गोद में बच्चा खेलता दिखना चाहिए, तो तुम खुद ही बस्ता लटका कर घूम रही हो। काजल और सेजल की बहुत इच्छा थी बहन जी, और फिर हमें भी इसके पढ़ने लिखने से क्या एतराज हो सकता था भला? वैसे भी घंटों गप्पे लड़ाने से तो अच्छा है ना कि पढ़ने में समय बिताया जाए। भाभी प्लीज मेरी ड्रेस को बटन लगा दीजिए ना, मुझसे हो नहीं रहा है बराबर। हाँ बहू, जाओ जरा मदद कर दो, हमारी बातें तो अभी लंबी चलेगी। तभी मोहन भी रानी और नंदिनी से मिलने आता है। कुछ भी कहिए भाभी, लेकिन हमारे घर की बड़ी बहू तो आप गंवार ही ले आई है। जिनके अपने घर कांच के होते हैं ना चाचा जी, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। काजल के जवाब से मोहन जी समझ जाते हैं कि वहाँ से खिसकने में ही भलाई है। एक दिन काजल और सेजल किसी काम से बाहर जा रही होती हैं कि उससे बाहर सुहानी और कोमल मिल जाती हैं। तो कहाँ निकली सवारी? भाभी को पढ़ाना छोड़कर कहाँ जा रही हो दोनों? कहीं नहीं, बस पास ही जा रहे थे। वैसे आप दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? हम दोनों पार्लर जा रही हैं, अपॉइंटमेंट है ना हमारा। अब शाम को ही वापस आएंगे। चलो, उतनी ही देर चाची जी के दिमाग को शांति मिलेगी। कौन सी बात पर हंसी आ रही है? खैर छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि हम सुप्रिया को भी लेकर जाते हैं। बेचारी ने कभी इतना बड़ा पार्लर देखा नहीं होगा ना, कहो तो उसका भी अपॉइंटमेंट ले लें। नो थैंक्स भाभी, हमने भाभी का अपॉइंटमेंट पहले ही बुक करवा दिया है। वो और भैया हनीमून पर जा रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, हनीमून पर जा रहे हैं? हाँ, मैंने और काजल ने उन्हें हम दोनों की तरफ से गिफ्ट दिया है। काजल और सेजल चली जाती हैं और सुहानी और कोमल का मुंह उतर जाता है। दोनों अपनी इकलौती ननद राखी की बुराई करने लगती हैं। एक ये दोनों जो अपनी भाभी का इतना ध्यान रखती हैं, और एक मेरी ननद राखी, नकचड़ी कहीं की। और नहीं तो क्या, जब देखो तब बस तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश करती रहती है। कुछ दिनों के बाद काजल और सेजल सुप्रिया को शहर के सबसे बड़े पार्लर लेकर जाती हैं और सिर से पांव तक उसका क्लीनअप करवा कर लाती हैं। 2 दिन बाद प्रियांशु और सुप्रिया अपने बैग लेकर हनीमून के लिए निकल रहे होते हैं और सुहानी उन्हें देखकर अपनी ननद राखी से कहती है, दोनों नंदों ने क्या से क्या बना दिया है अपनी गंवार भाभी को, पूरा लुक ही चेंज कर दिया है। ऐसी होती है नंदे। और एक आप हमेशा बस मुझसे लड़ती रहेंगी या फिर ताने मारती रहेंगी।
मैं यहाँ रहती ही कितना हूँ भाभी। 4 दिनों के लिए भी हॉस्टल से आती हूँ तो हर वक्त आपका मुंह बना रहता है। कभी 1 कप चाय तक बना कर दी है आपने मुझे। आप काजल और सेजल की बात करती है तो उनकी भाभी सुप्रिया को भी देख ले जरा, कितना प्यार है उन्हें अपनी नंदों से। उससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है भाभी। सुप्रिया भाभी ना तो कभी ताई जी को उल्टा जवाब देती है और ना ही उनके साथ बदतमीजी करती है। घर में सबका ध्यान रखती है और भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करती, इसीलिए तो वो डिजर्व भी करती है सब। एक बार आप अपने अंदर भी झांक कर देख लीजिए। सुहानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद सुप्रिया और प्रियांशु हनीमून से वापस आते हैं और सुप्रिया फिर से पढ़ाई में जुट जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और सुप्रिया का 12वीं का रिजल्ट आता है और काजल खुश होकर घर में बताती है, दादी, मम्मी, पापा, भैया, भाभी का रिजल्ट आया है। हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन से पास हुई है भाभी। अरे वाह, बहुत अच्छा बहू, जीतते रहो। तेरी मेहनत रंग लाई बेटा, हम सबको बड़ी खुशी हुई है। ये सब आप सबके आशीर्वाद और काजल और सेजल की मेहनत का नतीजा है मम्मी जी। मेरी दोनों नंदों ने मुझे आज इस काबिल बनाया है। हमें आप पर पूरा विश्वास था भाभी कि आप कर लोगी। मम्मी पापा, देखा भाभी ने करके दिखाया। सब उन्हें कहते थे कि इस उम्र में पढ़कर क्या करोगी, लेकिन देखा ना आप लोगों ने। भाभी, हम यही कहते थे ना आपको, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, बस जहाँ चाह होती है वहीं पर राह भी होती है। घर में सब सुप्रिया की तारीफ करते हैं और उसकी मेहनत को सराहते हैं। सुप्रिया काजल और सेजल के गले लगकर रोने लगती है। अजय जी अपनी बहू की उपलब्धि पर इतने खुश थे कि उन्होंने इस खुशी में एक पार्टी का ऐलान कर दिया। बहू की सफलता का सेलिब्रेशन करना तो भाई बनता है, क्या कहते हो? कल शाम को हमारे यहाँ एक बड़ी पार्टी होगी। अगले दिन नंदिनी भी खूब जोश से पार्टी का इंतजाम करती है। कुछ देर के बाद अजय, सुप्रिया और काजल स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, आज मेरी दोनों बेटियों और बहू ने ये साबित कर दिया कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर चाहे तो किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। ये सब हमारा नहीं, हमारी भाभी का कमाल है। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अब हमारी भाभी को कोई अनपढ़ नहीं कह पाएगा। मैं जब इस घर में आई थी, एक डर और अनपढ़ होने के दुख के साथ आई थी, लेकिन मेरी दोनों नंदों ने मुझे इस काबिल बना दिया है। भाभी, ये दोनों ऐसे भाषण दे रही हैं जैसे पता नहीं कौन सा किला फतेह कर लिया है। 12th ही तो पास की है। सुहानी की बात सुनकर उसका बेटा रोहन कहता है, मम्मी, आप हमेशा ताई जी से चिढ़ती क्यों रहती है? उन्होंने तो कितनी मेहनत से ये हासिल किया है। हम उसी से चिढ़ते हैं जिससे जलते हैं। तो क्या आप भी ताई जी से जलती हैं? रोहन की बात सुहानी के दिल पर लग जाती है और उसे और कोमल को एक बार फिर से अपनी गलती का एहसास होता है। सुप्रिया आगे कहती है, कुछ लोगों ने जहाँ मुझे आगे बढ़ाने में जी जान लगा दी, उन लोगों का तो धन्यवाद है। साथ ही कुछ लोगों ने मेरा अपमान भी किया, लेकिन उनसे भी मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा ही मिली। सुहानी और कोमल भाभी, किसी भी इंसान की पहचान उसके कपड़ों या बैकग्राउंड से नहीं होती है। सुहानी और कोमल तुरंत सुप्रिया के पास आती हैं और उससे माफी मांगकर कहती हैं, हमें माफ़ कर दो सुप्रिया, हम बहुत गलत थे। तुम्हारे साथ हमने कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ हैं। एक अच्छे नोट पर पार्टी खत्म होती है। कुछ सालों के बाद सुप्रिया अपना ग्रेजुएशन और बीएड पूरा कर लेती है और एक अच्छे स्कूल में टीचर बनकर गरीब बच्चों को पढ़ाती